हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ये जो चैप्टर है वो पहले का भी पहला चैप्टर है। नाम से ही आप समझ सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, यानी फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़नी है ये हम बाद में देखेंगे, पर अभी हम इस वर्ड से स्टार्ट करेंगे जो वर्ड है फिजिक्स, क्योंकि पूरे सिलेबस में हमें फिजिक्स के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले फिजिक्स क्या है ये हमें समझना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम इस वर्ड फिजिक्स के बारे में समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये जो वर्ड फिजिक्स है इसको डेराइव किया गया है एक वर्ड से जिसको बोलते हैं नेचर। नेचर वर्ड से आया है फिजिक्स, और यहां पर नेचर का मतलब है नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना। तो फिजिक्स का जो मतलब है वो है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड इट्स लॉज। ये फिजिक्स की डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड इट्स लॉज। अब ये जो वर्ड नेचुरल फिनोमेना है ये क्या होता है, राइट। तो ये नेचुरल फिनोमेना ऐसे इवेंट है, ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास हो रही है, जो हमारे आसपास हो रही है। हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है, जैसे सूरज का निकलना, सनराइज, ये नेचुरल फिनोमेना है। सूरज का ढलना, सनसेट, ये नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, ये दिन का होना और रात का होना, ये नेचुरल फिनोमेना है। ये जो वेदर है, ये क्लाइमेट है, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलना है नेचुरल फिनोमेना है। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ये आपका सुनना नेचुरल फिनोमेना है। अगर मैंने एक बॉल लिया, इस बॉल को ऐसे छोड़ दिया तो ये बॉल नीचे जाएगी ना, तो इस बॉल का नीचे जाना ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये जो मून है, मून का अर्थ के अराउंड चक्कर लगाना, रिवॉल्व करना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अर्थ का सन के अराउंड चक्कर लगाना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो जो भी आपके आसपास सारी चीजें हो रही है ये सब नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी है जो मैन मेड है बट उसमें नेचुरल फिनोमेना इन्वॉल्व है, जैसे कि आपके रूम में एलईडी लाइट लगी होगी। ठीक है, एलईडी तो मैन मेड है, मैन ने बनाई है, बस उसमें से जो लाइट निकल रही है, जो लाइट बन रही है और निकल रही है, लाइट का बनना और निकलना नेचुरल फिनोमेना है। तो कुछ चीजें ऐसी है हमारे आसपास जो मैन मेड है बट उसमें नेचुरल फिनोमेना इन्वॉल्व है। जैसे फैन है, ठीक है, फैन घूमता है तो हवा जो है नीचे बहती है। ठीक है, तो हवा का जो नीचे बहना है ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो कुल मिला के आसपास जितनी भी सारी चीजें हमारे पास हो रही हैं वो सब नेचुरल फिनोमेना है। अगर डायरेक्टली नेचुरल फिनोमेना नहीं है, कोई चीज मैन मेड है, तो उसमें नेचुरल फिनोमेना इन्वॉल्व होगा, तो ये नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा, जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं ना, हर नेचुरल फिनोमेना जब होता है वो एक नियम फॉलो करता है, एक लॉ फॉलो करता है। बगैर लॉ के, बगैर नियम के कुछ भी नहीं होता। जैसे मून का अर्थ के अराउंड चक्कर लगाना, ठीक है, मून अगर अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है तो वो एक नियम फॉलो करता है जिसको हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल लॉ। ये तो नाम दे दिया, राइट। अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है तो ये भी एक नियम फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। वैसे ही जितनी भी सारी चीजें हमारे पास आसपास हो रही है सब कुछ ना कुछ नियम फॉलो करती है। मैं बोल रहा हूं तो इसके पीछे भी एक नियम है, आप सुन रहे हैं तो इसके पीछे भी एक नियम है। जैसे मैंने एक बॉल लिया, इस बॉल को छोड़ा, ये बॉल नीचे जाएगी, है ना, ये बॉल दाएं बाएं ऊपर नहीं जा रही है। ये जब जैसे ही मैंने बॉल को नीचे इसको छोड़ा, इसको पता है इसको नीचे ही जाना है। ये बॉल एक नियम फॉलो कर रही है, एक लॉ फॉलो कर रही है। तो ऐसे ही जितनी भी सारी चीजें हो रही है हमारे आसपास सब कुछ एक नियम, एक लॉ फॉलो करती है। तो जितने भी नेचुरल फिनोमेना है सबके पीछे एक लॉ होता है, राइट। तो उन्हीं नेचुरल फिनोमेना और लॉज की स्टडी को हम बोलते हैं फिजिक्स। आसपास जितनी भी सारी चीजें हो रही है, जितने भी नेचुरल फिनोमेना है और उनके नियम की स्टडी को बोला जाता है फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड इट्स लॉस। अच्छा, बात ये आती है कि इसमें हम क्या स्टडी करें, क्या स्टडी करें, स्टडी क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ले लिया यहां पर एक बॉल, राइट, ठीक है, ये बॉल लिया, ठीक है, तो इस बॉल को मैंने यहां पर लिया और छोड़ दिया तो ये बॉल नीचे जाएगी,
ठीक है। तो इस बॉल का जो अच्छा एक नेचुरल फिनोमेना है, ये बॉल को लिया और छोड़ दिया, ये बॉल नीचे जाएगी तो नेचुरल फिनोमेना है। अब इसकी स्टडी करना यही कहलाता है फिजिक्स। यानी ये बॉल जैसे नीचे जाएगी तो कैसे नीचे जाएगी, कितनी तेजी से नीचे जाएगी, कब जाके यहाँ पर नीचे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद कितनी ऊपर जाएगी, कितनी देर बाद स्ट्राइक करेगी, इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी हम किस में करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। अच्छा अब देखिए, तो ये होता है फिजिक्स का मतलब। अब बात ये आती है कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है फिजिक्स के लिए, क्योंकि बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे क्लास 10th में तो बहुत ही मुश्किल से मैथमेटिक्स छोड़कर 11th में आए हैं, है ना। अब फिर से मैथमेटिक्स पढ़ना, तो देखो अच्छी बात ये है ना कि हमें एडवांस्ड मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, बहुत ही बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स पढ़नी है। क्योंकि बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स अगर हमें नहीं आएगी ना तो हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बगैर मैथमेटिक्स से फिजिक्स पढ़ी ही नहीं जा सकती। एकदम बहुत ही क्लियर कट लाइन है यहां पर कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बगैर मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, राइट। देखो अगर हम इस पे आए, ये जो बॉल लिया था हमने, इसकी स्टडी करनी है, नेचुरल फिनोमेना है। इस बॉल को हमने छोड़ा और ये बॉल नीचे जाएगी, इसकी स्टडी करना है। अब स्टडी में क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये बॉल कितनी तेज़ी से नीचे जाएगी, ये बॉल कितनी तेज़ी से नीचे जाएगी और कितनी तेज़ी से यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, राइट। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जहाँ पर कैलकुलेशन आया वहाँ पर मैथमेटिक्स आ गई। तो ये बॉल कितनी तेजी से यहां पर स्ट्राइक करेगी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी मैथमेटिक्स। ये बॉल यहां पर कितनी देर में स्ट्राइक करेगी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि मैथमेटिक्स। ये बॉल यहां पर स्ट्राइक करेगी और कितनी ऊपर जाएगी रिबाउंड करने के बाद, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना मतलब फिजिक्स, राइट। तो अच्छा ये बॉल स्ट्राइक करने के बाद कितनी वेलोसिटी से ऊपर उठेगी, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैथमेटिक्स, यानी कि कोई भी अगर आप नेचुरल फिनोमेना और उनके नियम को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए, इसकी एनालिसिस करने के लिए हर हाल में कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी। तो बेसिक मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हमें हर हाल में आनी चाहिए, तभी हम इन सारी चीज़ों को या पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हैं। अच्छा देखो मैंने पहले ही बोला कि एडवांस मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़नी, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी है। उसका कुछ पार्ट आप क्लास 10 तक पढ़ के आए हो, और उसके ऊपर का थोड़ा सा जो पार्ट है वो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, राइट। अच्छा देखो क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो होगी ना जो आप 10 तक पढ़े होगे, लेकिन बीच बीच में ऐसी चीज़ें आएगी जो आपने नहीं पढ़ा होगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी ना, सबको एकदम बहुत ही प्रॉपरली फोकस करना है। क्योंकि अगर आप अपने आप को तोप समझोगे ना, तोप समझ के बिल्कुल सारी चीज़ें स्किप करोगे तो बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी स्किप कर जाएंगे, और उन्हीं का यूज़ आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, राइट। तो पहले इतनी चीज़ नोट करिए, फिर मैं बताऊंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। इतना नोट करो, या फिर आप इसका स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी देखो बेसिक मैथमेटिक्स में हमें मैथमेटिक्स का कौन कौन सा पोर्शन कवर करना है। पहला है ट्रिग्नोमेट्री, फिर दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी क्लास 10 तक पढ़ा होगा आपने, काफ़ी पोर्शन पढ़ा होगा, और उसके आगे का पोर्शन हम इसमें देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कुछ पोर्शन आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रा की भी कुछ पोर्शन आपने पढ़ा होगा, फंक्शंस एंड ग्राफ्स का भी कुछ पोर्शन आपने क्लास 10 तक पढ़ा होगा। ये जो लास्ट वाला पार्ट है कैलकुलस, ये आपने नहीं पढ़ा होगा क्लास 10 तक, ये बिल्कुल नया है और इसको हम बहुत ही आराम से अच्छे से देखेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। कैलकुलस में दो चीज़ें हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो हम कैलकुलस में देखेंगे। तो इतनी 5 चीज़ें हमें कवर करनी है बेसिक मैथमेटिक्स में, और यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें कवर करूँगा, ठीक है। तो अभी की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, अब आप बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम कोई ट्राइंगल अगर है ना, जैसे ये ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल में साइड्स हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया।
और इसमें एंगल होगा अल्फा, बीटा और ये गामा। ये एक ट्राइंगल है, मैंने रैंडम कोई ट्राइंगल बना दिया। तो ये जो ट्राइंगल की साइड लेंस हैं ए बी सी और एंगल्स है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इन्हीं साइड लेंस और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशन, ये साइड लेंस एंगल से कैसे रिलेटेड है, इसी रिलेशन को हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन द साइड लेंस एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। अब देखो इसमें एक वर्ड आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल। ठीक है, एंगल, एंगल, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इसी ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी इसी वर्ड से स्टार्ट होती है, एंगल। तो एंगल का मतलब क्या होता है आप बताइए। तो एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहां पर एक लाइन ले ली और ये पॉइंट हो गया O और ये पॉइंट हो गया X, ठीक है, एक लाइन ली और इस लाइन को मैंने यहां पर फिक्स कर दिया और इस लाइन को फिक्स करने के बाद इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको घुमाया और ये हो गया एक्स डैश, यानी कि इस लाइन को मैंने इसको ऐसे फिक्स करके इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो ये जो एरो पार्ट है वो इतना डिस्टेंस आगे चला, राइट। तो ये लाइन कितना घूमी, ये लाइन कितना टर्न की, कितना लाइन में रेवोल्यूशन हुआ, दैट अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज एंगल। ये लाइन कितना घूमी है, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज एंगल। एंगल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन। अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, एक लाइन जो है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कितना घूमी है उसको बोलते हैं एंगल। अच्छा, एंगल को आप किसी भी सिंबल से लिख सकते हो, थीटा, ए बी सी, अल्फा बीटा डेल्टा, कुछ भी, बट एक स्टैंडर्ड सिंबल है थीटा। ठीक है, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एंगल की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो होती है एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जैसे मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसकी लेंथ r है, ठीक है, और ये जो एरो है, ये टॉप, ये जो ये वाला पार्ट है, ये l लेंथ चला है, ठीक है, राइट। तो आप ये देखिए कि ये एक सर्कल का पार्ट है, देख पा रहे हैं आप, ये एक सर्कल का पार्ट है और सर्कल के पार्ट को हम आर्क बोल सकते हैं, आर्क, और यहां से यहां तक हो जाएगा सर्कल का रेडियस। जैसे ही आपने इस लाइन को इस फिक्स पॉइंट के अबाउट घुमाया ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल का पार्ट हो गया, इसको हम आर्क बोलेंगे और आर्क की लेंथ है l और ये हो जाएगा रेडियस। तो एंगल को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ यहाँ पर l है और रेडियस है r, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब ये बात आती है कि मेजर करना, ये एंगल कितना है, तो एंगल को कैसे हम मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद उसका आंसर कैसे लिखते हैं। मैंने पूछा कि ये एंगल कितना है बताओ, तो आप क्या बोलोगे, कैसे बताओगे। तो एंगल को जो हम मेजर करते हैं ना, वो दो टर्म्स में मेजर करते हैं, पहला है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल अगर मैं बात करूं, ये पहले आप इतना स्नैपशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, पहले इतना स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो दो टर्म्स में होता है, पहला है डिग्री, ठीक है, और दूसरा है रेडियन। ठीक है, इसको शॉर्ट में RAD लिखते हैं। देखो जैसे कि मैंने बोला कि ये एंगल कितना है बताओ, तो आप ऐसे बोलोगे 5 डिग्री या फिर 5 रेडियन, जो भी होगा, मैंने इस तरह से हम बोलते हैं एंगल। 5 डिग्री हो सकता है एंगल या 5 रेडियन हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है या 10 रेडियन हो सकता है। इस तरह से हम एंगल को एक्सप्रेस करते हैं। अब ये बताइए डिग्री क्या होता है। तो डिग्री समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ये मालूम ही होगा आपको। तो बस मैं फटाफट बता दे रहा हूँ आपको, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री
और ये 180 डिग्री, और ये 270, और ये है 360 डिग्री। अब समझिए आप, ऐसे कोई लाइन है, ये ऐसे, ये लाइन है। अब इस लाइन को हम घुमा रहे हैं, अगर इस लाइन को घुमा के यहाँ तक ले आए तब एंगल होगा 90 डिग्री, और लाइन को अगर हमने फर्दर आगे घुमाया यहाँ तक तो पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, फिर और आगे घुमाएंगे तो एंगल हो जाएगा 270 डिग्री, और एक कंप्लीट चक्कर लगा लेंगे, एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे तो एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। अच्छा, ये वाला जो एंगल है 0 से 90 डिग्री, इस एंगल को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वो एंगल कहलाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे 45 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में है, इसी तरह से अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो ये एंगल कहलाएगा इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये वाला पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट है। अच्छा, ये पोर्शन है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला पोर्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 280 डिग्री, तो 280 डिग्री ये एंगल आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये डिग्री का मतलब हो गया, राइट। अच्छा, 1 डिग्री का क्लियरली मतलब समझ सकते हो ना, 1 डिग्री का मतलब क्या है। देखो, जब लाइन को आपने यहां से यहां घुमाया तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री पूरा है। अब इस 90 डिग्री को 90 पार्ट में डिवाइड कर दो तो एक पार्ट जो होगा वही होगा 1 डिग्री, राइट। तो 1 डिग्री का फील आपको यहां से आना चाहिए, क्या है 1 डिग्री। अच्छा, अब आते हैं रेडियन पे। ठीक है, एंगल को हम रेडियन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, तो वो रेडियन क्या है। ठीक है, रेडियन का मतलब क्या है, ये आपने लिख लिया था, ये इसको आप मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अगर नहीं लिखा है इसका आप स्नैपशॉट एक बार ले लो फटाफट। ठीक है, देखो रेडियन का क्या मतलब होता है। जैसे हमने बोला एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये होता है एंगल का फॉर्मूला, होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस L/R। अगर आपने ये L मीटर में रखा और रेडियस भी मीटर में रखा, या फिर सेंटीमीटर में L रखा और रेडियस भी सेंटीमीटर में रखा, ठीक है, तो जो एंगल आएगा ना वो रेडियन में आएगा। अगर इसको मीटर में रखेंगे तो ये आएगा रेडियन में, अगर इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये आएगा रेडियन में, राइट। तो अगर हम आर्क लेंथ अपॉन रेडियस की वैल्यू रख दें तब जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा, और रेडियन में जो एंगल होता है हम उसके आगे RAD लगाते हैं, जैसे कि 5 रेडियन, ठीक है, या 10 रेडियन। ठीक है, अब बात आती है कि ये 1 रेडियन होता क्या है, 1 रेडियन का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये लाइन है और आपने इसको ऐसे घुमाया था, ये x और ये x डैश और ये O। अब अगर आर्क लेंथ L और रेडियस दोनों बराबर हो, इफ यानी इस लाइन को आपने पॉइंट A के अबाउट O के अबाउट ऐसे घुमाया और आर्क लेंथ जो बनी वो रेडियस के बराबर ही है, तो इस सिचुएशन में यहां पर जो एंगल होगा वही कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है, अगर आपने लाइन को घुमाया और आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हैं तो इस सिचुएशन में जो एंगल बीच में बनेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। तो इफ L इज इक्वल टू R, ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला भी देख लो। अब यहां पर अगर L की वैल्यू 1 रखो, L और R अगर सेम है, L और R अगर सेम है तो कट के 1 हो जाएगा, तो थीटा कहलाएगा 1 रेडियन। तो इफ L इज इक्वल टू R, एंगल थीटा विल बी 1 रेडियन। अच्छा, तो हम एंगल को डिग्री में भी एक्सप्रेस करते हैं और रेडियन में भी एक्सप्रेस करते हैं, राइट। अच्छा, दोनों में कुछ रिलेशन होना चाहिए। डिग्री में अगर हमारे पास एंगल दिया हुआ है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर रेडियन में एंगल दिया हुआ है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन का एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भैया, क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। पाई क्या है यहाँ पर, देखो पाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। पाई होता है 3.14 और 22/7। पाई की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब बताओ, अगर आपको एंगल डिग्री में दिया हो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं। 1 डिग्री मालूम है इतना होता है रेडियन, तो 40 डिग्री कितना हो जाएगा, इसी को 40 से मल्टीप्लाई कर दो। 90 डिग्री कितना हो जाएगा, इसी को 90 से मल्टीप्लाई कर दो। 180 डिग्री कितना हो जाएगा,
इसी को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज आपको 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन है ये पता है। तो अब कोई सा भी एंगल दिया होगा उसको आप रेडियन में इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लोगे। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं डिग्री में, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये जो एंगल है इसका रेडियन में कन्वर्जन आपको तुरंत आना चाहिए या फिर याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी मैं कराने वाला हूं आपको, पहले आप इतना स्नैपशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं बताता हूं। अच्छा देखो, जैसे कि आपको दिया हुआ है 0 डिग्री, ठीक है, और या फिर 30 डिग्री दिया हुआ है, या फिर आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, या फिर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना, या फिर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। टू 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना, और ये जो सारे एंगल्स डिग्री में दिए हुए हैं इनका रेडियन में कन्वर्जन आपको मतलब फिंगर टिप पे होना चाहिए, याद होना चाहिए। अच्छा, कन्वर्ट कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है बताइए। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो बताओ 0 डिग्री कितना हो जाएगा उस फॉर्मूले से, ये 180 है भैया, ठीक है। तो 0 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 0 रेडियन हो जाएगा ना। अच्छा, 30 डिग्री कितना हो जाएगा, क्या करोगे आप, पाई बाई 180 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई बाई 180 इंटू 30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6 रेडियन, राइट। अच्छा, 45 डिग्री कितना हो जाएगा, वही काम करो, पाई बाई 180 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो पाई बाई 180 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। देख लो यार, यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ, एकदम अच्छे से आप समझते जाइए। 45 डिग्री ये 60 डिग्री कैसे कन्वर्ट किया, ये 1 डिग्री क्या होता है ये हमें मालूम है, तो बाकी एंगल्स हम फटाफट निकाल सकते हैं, बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो अच्छा, 120 डिग्री आप बताइए फटाफट कितना होगा। 120 डिग्री हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 इंटू 120, ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन, है ना, 2 पाई बाई 3 रेडियन। अच्छा, 135 डिग्री कितना हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट करेंगे, पाई बाई 180 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4 रेडियन, है ना। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है और मुझे याद है, ऐसे ही आपको भी याद ही रखना है, ठीक है। 180 डिग्री बताओ, पाई बाई 180 इंटू 180 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा सिर्फ ये, है ना। अच्छा, 270 डिग्री, 270 डिग्री हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। आप करके देख लीजिए, पाई बाई 180 को आप 270 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। 360 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 360, ये आ जाएगा 2 पाई। समझ पा रहे हैं, राइट। तो ये जो सारे एंगल्स हैं डिग्री में, इनका रेडियन में कन्वर्जन आपको इसी तरह से याद होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक। एक और बात एंगल के बारे में, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन, देखो यार ये सारी चीजें ना छोटी छोटी है, बट हम इसी में गलती कर जाते हैं। जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट सीख चुके होते हैं, ठीक है, जो हमें लगता है कि हो जाएगा, बट इसी बेसिक मैथमेटिक्स वीक होने के कारण हम वो सवाल गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ें आसान है अगर आप ध्यान से समझें, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हल्के में लिया तो आप भी बिल्कुल हल्के ही हो जाओगे, राइट। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि साइन कन्वेंशन का मतलब कि कभी कभी हम एंगल को पॉजिटिव लिखते हैं, कभी कभी नेगेटिव लिखते हैं। तो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, तो देखो अगर जो एंगल है, साइन कन्वेंशन में पहले बता दे रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं। मतलब क्या है यहां पर कि जो लाइन है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है, राइट, तब जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो लाइन है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है
तब जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ समझ लो, हाँ यही देख लीजिए, ठीक है। तो अगर ये लाइन ऐसे घूमती है तो ये जो एंगल बनेगा ना वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर ये लाइन इधर घूमती है, ठीक है, तब जो एंगल आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो क्योंकि ये वाला डायरेक्शन क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, तो एंगल पॉजिटिव। अच्छा लाइन ऐसे अगर घूमी है तो किस डायरेक्शन में घूमी है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसा है, नेगेटिव, तो एंगल जो बनेगा वो नेगेटिव होगा। तो ये थोड़ी सी बातें, बेसिक बातें बिल्कुल एंगल के बारे में थी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का, अभी ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल बना है। अब इसके आगे जो बातें आएंगी वो बिल्कुल नई होंगी आपके लिए, ASTC रूल और कैसे हम किसी एंगल का साइन कॉस टेन निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पहले स्नैपशॉट लो, ठीक है। देखो शायद यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, राइट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको रिवाइज करिए, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।